सबसे अधिक तापमान और सबसे कम तापमान पर जो नहीं मरता है वो कौन है? विषाणु। और आज क्वेश्चन पूछा था अभी 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 अभी, छींक यानी सर्दी या खांसी, अभी पूछा, अभी सर्दी एंड खांसी किससे होता है? वायरस से। आई क्वेश्चन है, आज कितना तारीख है? 15/3/2024 12 बजे का बीपीएससी, 12 बजे के आसपास जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन है कि सर्दी खांसी किससे हुआ है। विषाणु परपोषी है, जैसे जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कहते मलेरिया हम लोग क्या पढ़े हैं? चला क्वेश्चन कि मलेरिया जो है उसका वाहक कौन है? मलेरिया का वाहक है मादा एनोफ्लीज, और इसका कारक कौन है? इसका कारक कौन है? चला प्लाज्मोडियम, यही ना पढ़े हम लोग? कारक है प्लाज्मोडियम। एक मिनट होल्ड ऑन। लेकिन चला ये जो मादा एनोफ्लीज है ये मच्छर है, क्या है? तो ऑप्शन में मच्छर नहीं देके कीट दे देता है, तो मच्छर एक प्रकार का कीट है, यही झोल है ग्राम। ये सब पढ़ा हुआ है कि मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा फैलता है। तो मच्छर के द्वारा फैलता है, और मच्छर एक प्रकार का क्या है? कीट है। मच्छर एक प्रकार का क्या है? कीट है। तो यह किसके द्वारा फैलता है? कीट के द्वारा। मच्छर नहीं रहेगा, कीट रहेगा, तो वो भी आपका आंसर सही हो। क्लियर? मलेरिया का वाहक कौन है? मादा एनोफ्लीज। कारक कौन है? प्लाज्मोडियम। वाहक कौन है? मादा एनोफ्लीज। कारक कौन है? प्लाज्मोडियम। लिख लिए? हे भगवान प्रेमानंद, क्या कह रहे हैं? ये क्या है ये प्रेमानंद? अच्छा ये क्या हुआ? हाँ, ये वो लड़का लिखता है सही सही बताओ। चप चप। हेलो हेलो, हाँ क्लास में की कौन ना? हो गया? साफ सुथरा बात बताओ। सूर्य के प्रकाश, वायु इत्यादि किसका स्रोत है? अक्षय ऊर्जा का। हम पहले भी चला बताए थे, अक्षय का मतलब है जो कभी ना नष्ट होने वाला। देखो अक्षय ऊर्जा को ही हम लोग नवीन ऊर्जा भी कहते हैं। कौन ऊर्जा कहते हैं? चला नवीन ऊर्जा कहते हैं। इसी को हम लोग गैर परंपरागत भी कहते हैं। कि चला हमारे सामने में लाइंस है ना, तो तुमको बहुत आसान लगेगा, जब यही एग्जाम हॉल में मिलेगा तो मामला गड़बड़ा देगा। या इसी को हम लोग प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। इस सब इसका नाम है, प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत भी इसी को कहते हैं। सूर्य के प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। नवनीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत या प्रत्यक्ष ऊर्जा, सूर्य प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य केवल प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत है। हो गया? अब बताओ, तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए हम लोग कोयला का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या करता है चिला, कोयला नहीं दे करके क्या दे देता है? जीवाश्म दे देता है। तो जीवाश्म, कोयला एक प्रकार का जीवाश्म है। तो लड़का तो खोजता है भैया एनटीपीसी पावर प्लांट है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो उसमें चला हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कोयला का। लेकिन कोयला एक प्रकार का क्या है? जीवाश्म। क्या है? क्या है? तो कभी कभी कोयला नहीं देके क्या दे देगा ऑप्शन में? जीवाश्म। तो वो भी आंसर क्या है? सही है। ये ध्यान, हम चला जितना डाउटेबल सेक्शन है वही है इसमें।
अगर तुमको मच्छर नहीं देगा तो क्या आंसर होगा? कीट। अगर तुमको कोयला नहीं देगा ऑप्शन में तो क्या होगा? जीवाश्म आंसर होगा। सही है ना? अब कहता है मृत वनस्पति में धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि कोयला कार्बन का ही दूसरा रूप है। किसका दूसरा रूप है? तो मृत वनस्पति जो होता है, चला जंगल वगैरह जो बहुत पहले दब गए थे, उसी से ना कोयला बन रहा है। ये जो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण, क्योंकि कोयला कार्बन का ही दूसरा रूप है। क्या कहते हैं उसको? कार्बनीकरण। क्या कहते हैं उसको? कार्बनीकरण। कोलतार कोल गैस कोयला से प्राप्त किया जाता है। कोलतार से बनता है चला नेप्थलीन। क्या बनता है? नेप्थलीन, जिससे हम लोग मौत भगाते हैं। क्या भगाते हैं? मौत बोले तो कीड़ा भगाते हैं। क्या भगाते हैं? कीड़ा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि नेप्थलीन कहां से मिलता है? कोलतार से, जिससे हम लोग क्या भगाते हैं? मौत। क्या भगाते हैं? मौत भगाते हैं। कोलतार कोल गैस कोयला से प्राप्त किया जाता है। कोलतार कोल गैस ये सब किससे प्राप्त किया था? कोयला। कोयला का बनना कार्बनीकरण कहलाता है। कोयला का बनना क्या कहलाता है? कार्बनीकरण। कोयला को ही जीवाश्म भी कहते हैं। कोयला को ही क्या कहते हैं? जीवाश्म भी कहते हैं। जीवाश्म भी कहते हैं। जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन 14 कहते हैं ना। इसका मतलब कोयले की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन 14, जीवाश्म की उम्र का पता दे देगा तो कार्बन 14 सब मार देगा। अगर कोयला की उम्र का पता दे देगा तब भी क्या मारना है? कार्बन 14। क्या मारना है? कीटों को भगाने के लिए उपयोग किए जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां। कीट के जगह पर कहीं कहीं क्या दे देता है? मौत। क्या दे देता है? या कभी कभी दे देगा कि कपड़ों से कपड़ों से कीड़ों को हटाने के लिए। कहां से चला? कपड़ों से कीड़ों को हटाने के लिए। कपड़ों से कीड़ों को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मौत का उपयोग किया जाता है। चलिए। कपड़ों से कीड़ों को हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? चुट्टा। कपड़ों से कीड़ों को हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नेप्थलीन का। मौत। कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद किसका उपयोग करते हैं? बिटुमेन का। कोलतार अगर नहीं है तो कोलतार की जगह पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बिटुमेन का। ये पेट्रोलियम का उत्पाद है। पेट्रोल का उपयोग हल्का चलने वाली, अब देखो चला डीजल गाड़ी जितना भी है, जैसे देखो ट्रक, बस, ये जितना बड़ा बड़ा गाड़ी है जो अधिक क्षमता वाला है वो डीजल वाला है। और कम क्षमता वाला जो जैसे मोटरसाइकिल है, टेम्पू है, ये सब क्या है? पेट्रोल है। और जो बीच वाला है वो पेट्रोलो है, डीजलो है। मोटरसाइकिल देखे हो डीजल वाला? नहीं देखे हो? ट्रक देखे हो पेट्रोल वाला? लेकिन जो बीच वाला जैसे कार है तो डीजल वाला भी है, पेट्रोल वाला भी। बोलो न रे। अगर अधिकतम क्षमता वाला है तो डीजल है, कम क्षमता वाला है पेट्रोल है, आप बीच वाला है तो डीजलो है, पेट्रोल है। जैसे कार डीजल भी है, पेट्रोल भी है। कार जो है वो डीजल भी है, पेट्रोल भी है। मोटरसाइकिल केवल पेट्रोल है, ट्रक केवल डीजल है। बुझा रहा है? कभी ऐसा देखे हो कार में पेट्रोल, ट्रक में पेट्रोल डालते हुए, बस में पेट्रोल डालते हुए? नहीं। लेकिन जो बीच वाला है जितना भी कार है वो डीजल गाड़ी भी है और पेट्रोल गाड़ी भी। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, 1 नंबर गियर अगर लगेगा, 1 नंबर गियर में बल आघूर्ण अधिक गति कम। ये देख लो, 1 मिनट होल्ड ऑन। अगर 4 नंबर या 5 नंबर गियर लगेगा, 5 नंबर गियर लगेगा तो इसमें बल आघूर्ण कम, गति
अधिक। बोलो अब रुको, हम लोग जो चढ़ान पर चलते हैं, किस पर चलते हैं? चढ़ान पर चलते हैं, तो उसमें 1 नंबर गियर लगाते हैं, तो हमको बल ज्यादा मिलता है और गति क्या मिलता है? कम। और अगर 5 नंबर गियर लगाते हैं तो बल आघूर्ण कम मिलता है और गति अधिक मिलती है। जल्दी से लिख। गली गली में शोर है, हरेंद्र मोदी चंदा चोर है, क्या लिख रहे हैं? हरेंद्र मोदी कौन? अच्छा, अभी जो चंदा वाला बात सब आया है उसके लिए, बाप रे, 1300-1400 करोड़ का चंदा लोग बॉन्ड खरीद के दिया। ही लेकिन जो दिया चला ना, उसके साथ बहुत धोखा हो गया भाई। धोखा क्या? ये बात पता है तुम लोग को क्या है? ये मुद्दा ये है कि सरकार ने एक नियम निकाला कि भैया अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहते हैं, किसको चंदा देना चाहते हैं? राजनीतिक पार्टी को अगर आप चंदा देना चाहते हैं, मान लीजिए एक्स नाम की कोई राजनीतिक पार्टी है या वाई नाम की राजनीतिक पार्टी है, और आप किसी को इसको चंदा देना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट उसके अकाउंट में नहीं दीजिए। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो बेचा एसबीआई के थ्रू। एसबीआई ने कहा कि भैया आप हमको अगर मान लो 1 लाख रुपया देते हो, तो हम आपको एक गुप्त नंबर देंगे, एक बॉन्ड टाइप का देंगे। 1 लाख रुपए के बदले हम आपको एक बॉन्ड देंगे, इशू करेंगे। वो बॉन्ड आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे दोगे, वो जब मेरे पास लेके आएगा तो हम उसको 1 लाख रुपया दे देंगे। इसी टाइप का कुछ है, मेरा भी आधा अधूरा ही नॉलेज है, लेकिन है लगभग यही टाइप। यही ना बात है कि अगर एसबीआई ने मान लो एक बॉन्ड इशू किया 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपया जो है एसबीआई कहती है आप हमको दे दीजिए, और वो उसके बाद एक बॉन्ड देंगे हम आपको, वो आप जिस राजनीतिक पार्टी को दे दीजिएगा, वो राजनीतिक पार्टी मेरे पास आएगी तो हम उसको 1 लाख रुपया दे देंगे। क्लियर? और सरकार ने कहा कि भैया हम आपका डेटा डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और ना ही हम आपसे कोई टैक्स, इनकम टैक्स तो लगता नहीं है राजनीतिक पार्टी के चंदे पर, तो ना ही कोई इनकम टैक्स का मामला होगा। ठीक ना? आप कैश भी जमा करवा सकते हैं, इसी टाइप का कुछ है। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने दे दिया। जैसे मान लो कि हमको फलना पार्टी से लगाव है, तो हम फलना पार्टी को कहे कि भैया हम इतना पैसा तुरा दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो पार्टी के अकाउंट में डायरेक्ट आप नहीं जमा कर सकते, उसके लिए कुछ प्रोसेस था। अब चलाओ, लोगों ने दे दिया, किसी ने 1,000 करोड़, किसी ने 1,300 करोड़, किसी ने 3,000 करोड़, 2,000, ऐसे ही लोगों ने जमा किया। अब जमा करने के बाद सरकार ने कहा था कि भैया इसका किसी का भी डेटा डिस्क्लोज नहीं किया जाए, किसने कितना दिया और किसको दिया, ठीक, गुप्त रखा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन ले लिया कि नहीं, जो पैसा आप दिए हैं, जब पैसा सब दे दिया तब कि भैया इलेक्शन कमीशन को यह आदेश कर दिया गया और एसबीआई को यह आदेश कर दिया गया कि आपने, आपसे जिन्होंने जितना का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, आप सबका डेटा डिस्क्लोज कीजिए कि किसने कितना का खरीदा है, और हो सकता है ये भी सामने आए कि किस पार्टी को दिया है। तो ये जब सामने आ जाएगा किसने कितना चंदा किसको दिया है, हमको लगता है इसमें इस सबसे तो बढ़िया चला ये था कि कहीं पर एम्स भी बड़ा अस्पताल खुलता, कहता है इसमें आप चंदा दीजिए, लेकिन उसमें कोई नहीं देगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी को देने से फायदा है, राजनीतिक रूप से उसको लाभ पहुंचेगा, इसलिए वो दिया कि भैया देखो हम इतना दे दिए, आनी मुनी हमने जानी। तो उस टाइप का मामला था। अब मामला ऐसा हुआ कि साला जो दिया है काटो तो खून नहीं वाला स्थिति है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई एसबीआई को अपने वेबसाइट पे डालना पड़ा, चुनाव आयोग को अपने वेबसाइट पे डालना पड़ा है। अब सब देख रहा है कि कितना दिया था, वो पूरा फाइल लेके स्टडी कर रहा है। सब बड़ा समस्या है, बेचारा सब अभी परेशान है। देखो चला, पेट्रोलियम का निर्माण, किसका निर्माण? 1,000 करोड़ नहीं दिया है, एक एक आदमी 1,300 करोड़ दिया है। अरे बाप रे बाप। अच्छा चला, एक बात, हमरा कोई 10 करोड़ दे देगा तो हम ओकर फेवर नहीं करेंगे? लक्ष्मी किसको अच्छा नहीं लगता है? अगर हमको 100 करोड़ कोई दे दे, हमको अगर कोई काम मान लो देना हो 10 आदमी में किसी एक आदमी को, तो हम क्या करा देंगे? ऑब्वियस सी बात है, ओकरे देंगे। 100 करोड़ हमको दिया है कि नहीं?
ये तो चला साफे ना गड़बड़ बात हो गया रे। बताओ यार। कहता है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ है। देखो चला, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र के जीव से हुआ, एक बात। लेकिन कोयले का निर्माण वनस्पतियों से हुआ। कोयले का निर्माण किससे हुआ? वनस्पति से हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ। सही है, बोलो रे। कोयले का निर्माण हुआ पेड़ पौधों और वनस्पतियों से। कोयला का निर्माण किससे हुआ? कोयला का निर्माण हुआ वनस्पति से। किससे? अब बताओ, कोयला जितना अधिक समय तक रहेगा उतना अधिक उष्मा देगा, जलने के बाद उतना अधिक उष्मा देगा, उसमें कार्बन की मात्रा भी ज्यादा होगी, अब प्रदूषण कम होगा। बोलो रे, अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो प्रदूषण क्या देगा? कम। सबसे बढ़िया कोयला है एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोयला है पीट। विश्व का सबसे पहला तेल कुआं पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में हुआ था। पेट्रोलियम, देखो चला, यहां पर बच्चा को बड़ा डाउट रहता है। हम लोग पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कह देते हैं। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? कोयला काला रहता है इसलिए काला सोना। अभी जानो, इसको द्रव सोना ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम और कोयला दोनों को मिला के काला सोना कहा जाता है। इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। एक होता है सफेद स्वर्ण, एक होता है काला सोना। दुए प्रकार का सोना, हरिहर पीला नहीं होता है। एक होता है चला सफेद स्वर्ण, सफेद स्वर्ण होता है प्लेटिनम। कौन चला? प्लेटिनम। और काला सोना में खाली कोयला नहीं है, कोयला और कौन है? पेट्रोलियम। कोयला और कौन है? पेट्रोलियम। सफेद स्वर्ण जो है, सफेद स्वर्ण में कौन कौन है? कौन कौन है? प्लेटिनम। लेकिन पेट्रोलियम और कोयला, बच्चा ये जानता है, कुछ कुछ किताब में मिस्टेक से लिखा हुआ है चला कि पेट्रोलियम को द्रव सोना कहते हैं और कोयला को काला सोना कहते हैं। लेकिन कभी कभी द्रव सोना भी दे देता है, तो दे देगा तो पेट्रोलियम को द्रव सोना मान लेना है। बोलो रे, अगर काला सोना ऑप्शन में नहीं है तो। लेकिन अगर सम्मिलित रूप से कहिएगा तो पेट्रोलियम और कोयला दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? काला सोना के नाम से जानते हैं। और सफेद सोना किसको कहते हैं? प्लेटिनम। पेट्रोलियम और कोयला को कौन सोना? काला सोना। पेट्रोलियम और कोयला को काला सोना। सफेद स्वर्ण किसको कहते हैं? प्लेटिनम। प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज एडम साहब ने की थी। पेट्रोलियम को एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। हो गया? सबसे ज्यादा उष्मीय मान किसका होगा? इसको चला इसे समझो। उष्मीय मान का डिफिनेशन क्या है? इसका डिफिनेशन है कि, एक मिनट, 1 ग्राम ईंधन जलने पर, या यूं कहें, इसको थोड़ा सा हम सुधार देते हैं, एकांक द्रव्यमान ईंधन जलने पर जो ऊष्मा प्राप्त होता है, जो ऊष्मा प्राप्त होता है, ऊष्मीय मान को हम लोग किलो जूल पर केजी में ज्ञात करते हैं। सबसे अधिक उष्मीय मान, सबसे अधिक उष्मीय मान हाइड्रोजन गैस का कितना? 150 किलो जूल पर ग्राम। जल्दी लिख लिया? सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है? गैस का, क्योंकि गैस गैस हाइड्रोजन गैस है ना, है हो। हाइड्रोजन क्या है? गैस। एकांक द्रव्यमान के ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं? उष्मीय मान। किलो जूल पर किलोग्राम में, या इसी को हम लिख सकते हैं किलो जूल
प्रति ग्राम में भी व्यक्त करते हैं। किलो जूल प्रति ग्राम या किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। एक बात बताओ, चला ज्वलन ताप और ऊष्मीय मान में अंतर है। ज्वलन ताप बताओ, कोयला से ज्यादा गर्मी मिलता है तुमको कि एलपीजी गैस से? इसका मतलब ये हुआ कि इसका मिटा दें। अरे हुआ, जल्दी लिखो मैडम। अरे हुआ, पगला है कि रे? देखो चला, ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा गैस का, और सबसे ज्यादा गैस में किसका? हाइड्रोजन का। इसमें कोई डाउट है क्या? लेकिन ज्वलन ताप सबसे ज्यादा होता है ठोस, यानी किसका? कोयला का। बताओ, सब जलने के बाद जो ताप निकलता है उसी को कौन ताप कहते हैं? ज्वलन ताप। आज सब ठोस में, आज सबसे कम किस में? गैस में। लेकिन ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा किसका? गैस का। आज सबसे कम किसका? ठोस का। बोलो हाँ, लिख लिया। मैग्नीशियम जल, यहां मैग्नीशियम जल कर MgO ऊष्मा और प्रकाश देता है। मैग्नीशियम जो है चला वो जलता है। MgO2 की उपस्थिति में जब जलेगा, MgO प्लस ऊष्मा प्लस क्या देगा? प्रकाश। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है डायरेक्ट। Mg जब O2 से अभिक्रिया करता है तो MgO प्लस ऊष्मा प्लस क्या देता है? प्रकाश। आज वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई चीज में आग लगता है उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। कौन ताप कहते हैं? चला, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस ताप को हम लोग कौन ताप कहते हैं? ज्वलन ताप। लिख लिए? अब देखो चला, हमने क्या कहा? सबसे अधिक ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान जो एक एकांक द्रव्यमान जलने पर जो मान देता है उसे कौन मान? ऊष्मीय मान। और जो गर्मी मिलती है उसे कौन ताप? ज्वलन ताप। एगो है चला ज्वलन ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे हम लोग कौन ताप कहते हैं? ज्वलन ताप। प्लस पॉइंट। अब देखो चला, अभी तक तो हम लोग ये पढ़े कि माचिस की तीली पर लाल फास्फोरस पढ़े कि नहीं? माचिस पर पहले एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता था। वर्तमान में माचिस पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एवं क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट होता है, तथा लाल फास्फोरस लगा रहता है। बोलो रे, अगर तुमको कंपाउंड अगर लाल फास्फोरस के अलावे कहेगा तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, और क्या? पोटेशियम क्लोरेट का उपयोग करते हैं। जबकि माचिस को रगड़ने वाली सतह पर कुछ कांच एवं ये वाला जो भाग है, ये वाला ये वाला भाग पर कांच एवं कौन फास्फोरस होता है? लाल फास्फोरस। कौन फास्फोरस? ताप में वृद्धि या रगड़ होने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए तो पीली रोशनी के साथ जलता है। हमने कहा चला फास्फोरस दो प्रकार का होता है। अगर आप पढ़े होंगे, फास्फोरस दो प्रकार का होता है। एक होता है चला लाल फास्फोरस, एक होता है श्वेत या पीला फास्फोरस। लाल फास्फोरस कहां होता है? माचिस। माचिस में हम लोग अभी तक पढ़े हैं माचिस की तीली में, लेकिन माचिस के रगड़ने वाले भाग पे मुख्यतः कौन फास्फोरस होता है? लाल। ई होता है चला हड्डी में। कहां पर? हड्डी में। ई स्वतः नहीं जलता है, स्वतः नहीं जलता, इसलिए अस्थाई क्यों? अस्थाई बहुत छोटा स्थाई होता है क्योंकि जलता नहीं है, ये अपने जलने लगता है इसलिए अस्थाई। यह 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्वतः जलता है, स्वतः जलता है, इसलिए अस्थाई क्यों? अस्थाई अस्थाई होता है, इसलिए क्या होता है? अस्थाई।
हो गया। माचिस स्वतः नहीं जलता, इसलिए क्या होता है, स्थायी फास्फोरस लाल। श्वेत या पीला फास्फोरस हड्डी या 40 डिग्री से पर स्वतः जलता है, इसलिए देखना स्मशान घाट में जो हड्डी रखल रहता है, रखले रखल आग लग जाता है ओकरा, तो लोग कहता है भूत है। अब देखो चला, लाल फास्फोरस जब जलेगा तो वो पीले रोशनी के साथ जलता है, इसीलिए उसको हम श्वेत या पीला फास्फोरस कहते हैं। तो आपको कहेगा माचिस की तीली में होता है कौन फास्फोरस, लाल। आज जब वो जलने लगेगा तो कैसा व्यवहार करेगा, श्वेत या पीला फास्फोरस की तरह व्यवहार करता है। लिख लिए, लिखिए लिखिए, हाथे नहीं चलता है। अरे हो गया। अब देखो कहता है ताप में वृद्धि या रगड़ होने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। आग बुझाने वाले कार्य, आग बुझाने वाले कार्य, आग बुझाने वाले कार्य, आग बुझाने वाले कार्य। एक मिनट गौर फरमाइएगा। कहते हैं आग बुझाने वाले कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप को कम करना या दोनों होता है। अब देखो जब आग बुझाते हैं हम लोग तो मेनली क्या करते हैं, वायु के संपर्क को हटाते हैं। जैसे आपको कहेगा किसी को भी अगर कहीं पर आग लगा हुआ है, किसी आदमी को आग लग गया, सबसे उपयुक्त उपाय क्या है, अग्निशामक का छिड़काव करना नहीं। अग्निशामक का छिड़काव कीजिएगा तो क्षार होता है, क्षार तीखा होता है, बहुत लहरेगा, उसको कंबल लपेट देना है। क्या लपेट देना है, कंबल लपेट देना। तो आपको कहेगा कंबल लपेटने से क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देते हैं। कभी कभी ऑक्सीजन नहीं देके वायु भी दे देता है। अगर वायु और ऑक्सीजन दोनों देगा तो आंसर मारिएगा ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं देगा तो क्या मारिएगा, वायु। वायु के संपर्क को तोड़ देता है। किसके संपर्क को, अगर हम कंबल लपेट देते हैं तो वायु के संपर्क को तो तोड़वे करता है, और साथ ही साथ कहता है कार्य में वायु का प्रवाह काटता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु के प्रवाह को काटना या ईंधन के ताप को कम करना, या क्या होता है, दोनों। कह देगा ए एंड बी बोथ, तो लड़का मारेगा हाँ वायु के प्रवाह को काटना, नहीं, ईंधन के ताप को भी क्या करता, कम। जैसे ही वायु के प्रवाह को काटेगा वैसे ही ईंधन का ताप क्या हो जाएगा, कम होगा। बोलन रे। तो कहते हैं इसका मतलब जब भी हमको आग बुझाना है, मतलब वायु के प्रवाह को क्या करना है, रोकना। और खास करके किसका, ऑक्सीजन का। अगर कहेगा आग के लिए आवश्यक है, आग के लिए आवश्यक है, ऑप्शन में एगो दे देगा चला तोरा तत्व, दूसरा दे देगा यौगिक, और तीसरा दे देगा मिश्रण। क्या मारिएगा, आग के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। कौन आवश्यक है, तो छोटा रे, ऑक्सीजन आवश्यक है, तो ऑक्सीजन क्या है, यौगिक है। अब वायु क्या है, मिश्रण। क्या मारिएगा, क्या मारिएगा, यौगिक इज द राइट आंसर। जल्दी लिख। नौकरी चला सबको चाहिए, अब पढ़ना किसी को नहीं है। सब कहता है कि सर वीडियो अवेलेबल करवा दीजिए, वीडियो अवेलेबल करवा दीजिए। हाँ अरे यार हमको ये नहीं समझ में आता कि तुरा में इतना डिसिप्लिन नहीं है कि तुम पढ़ सको टाइम से। तुम छोटा क्या पढ़ेगा, हो गया। आज जिसको जो बोलना है बोलो, मेरा जो रूल है हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। ये वो लड़का कहता है ये तो ब्लैकमेलिंग हो गया। अच्छा पढ़ाते हैं कर की मतलब है, ब्लैकमेल कीजिएगा। हाँ करेंगे, हम करें, एकदम नहीं देंगे। पढ़ना है तो टाइम से आके पढ़ो। कहता ई चला हमारा लिए नहीं है। तुम देखो जब अगर लाइव क्लास को हम जो बिना रिकॉर्डेड ना अवेलेबल की बात किए हैं, तब से तुम कितना सिंसियर हुआ है। लगता है कि कंटेंट मिल रहा है तो चलो पढ़ लेते हैं, और नहीं लगता अच्छा अभी परीक्षा में 2 महीना है जी। आग के लिए आवश्यक है चला ऑक्सीजन को हटाना। अगर ये नहीं रहता तो ये सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाता, वायु। क्योंकि वायु का एक पार्ट ऑक्सीजन है। वायु का एक पार्ट क्या है, ऑक्सीजन। सभी प्रकार के आग बुझाने के लिए हम लोग लगभग किसका उपयोग करते हैं, CO2। किसका उपयोग करते हैं,
श्योर। अब देखो आग 4 प्रकार का मेनली होता है। आग कितने प्रकार का होता है? आग चला 4 प्रकार का होता है। एक होता है क्लास ए, एक होता है क्लास बी, एक होता है क्लास सी, एक होता है क्लास डी। 4 श्रेणी में आग को बांटा गया है, देख लो। एकरा में होता है ठोस में लगी आग, इसमें होता है द्रव में लगी आग, इसमें होता है गैस में लगी आग, इसमें होता है बिजली से लगी आग। बोलो रे, ठोस में लगी आग में हो गया इसका एग्जाम्पल कोयला, लकड़ी, इसका एग्जाम्पल हो गया डीजल, पेट्रोल, इसका एग्जाम्पल हो गया एलपीजी, आई तो बिजली से लगी आग। याद ना रहे तो याद रखो ए बी सी ठोस द्रव गैस, और डी हो जाएगा बिजली से लगी आग। जल्दी लिख, ए बी सी श्रेणी ए का आग, श्रेणी बी का आग, श्रेणी सी का आग। ठोस में लगी आग, द्रव में लगी आग, गैस में लगी आग। अब बिजली से लगी आग हो जाएगा डी की आग। बिजली से लगी आग किसकी आग हो जाएगी? डी की आग। हो गया? क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। ठोस में लगी आग, द्रव में लगी आग, गैस में लगी आग, और किस में लगी आग? बिजली में लगी। हो गया? ए बी सी ठोस द्रव गैस और बिजली से लगी आग। किससे लगी आग? बिजली से लगी आग, क्लास डी फायर है। बिजली से लगी आग क्लास डी फायर। लिख लिए? सभी प्रकार की आग को बुझाया जाता है किससे? CO2 से। CO2 कहां से मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अम्ल की अभिक्रिया करवाने से। जल्दी से लिख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट और अम्ल से जब अभिक्रिया करवाते हैं NaHCO3 और एसिड से अभिक्रिया करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। किससे किससे अभिक्रिया करवाने पर? NaHCO3 प्लस एसिड। देखो चला, दहन का सबसे बाहरी भाग, दहन का सबसे गर्म भाग कौन? बाहर वाला, उससे कम मध्य वाला, उससे कम आंतरिक वाला। सबसे बाहर वाला भाग सबसे ज्यादा गर्म, उससे अंदर वाला उससे कम, और सबसे अंदर वाला सबसे कम। आपको कहेगा फ्लेम जो होता है, आग जो होता है, मोमबत्ती की आग, उसमें सबसे बाहर गर्मी सबसे ज्यादा, उससे अंदर उससे कम, सबसे अंदर सबसे कम। लेकिन वही अगर आपको रंग का कह देगा तो सबसे बाहर में कौन हो जाएगा? नीला, उससे अंदर में पीला, और सबसे अंदर में काला। ढिबरी वगैरह अगर जलाए होंगे तो आप देखे होंगे सबसे अंदर वाला का रंग कैसा होता है? काला। सबसे बाहर सबसे अधिक तापमान अगर कह देता है क्वेश्चन में, लिख लो, सब पूछता है क्वेश्चन सबसे अधिक ताप। याद ना रहे तो नया वाला जो गैस सिलेंडर हम लोग खरीद के लाते हैं उसमें कैसा रंग दिखता है? नीला। तो हम कहते हैं बड़ा बढ़िया है, बड़ा बढ़िया हीट दे रहा है। हो गया? सबसे अधिक ताप कौन देगा? नीला। अब बाहरी भाग के अंदरूनी भाग कौन भाग? बाहरी। बाहरी भाग का ताप सबसे अधिक। बताओ ऊष्मीयमान का सही मात्रा कभी तुरंत दिन बताए थे रे? किलो जूल पर केजी या किलो जूल पर ग्राम, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा किलो जूल पर के। सबसे अधिक ऊष्मीयमान हाइड्रोजन का, यानी गैस का कि द्रव का? गैस का ना। ज्वलन ताप सबसे अधिक किसका? ठोस का, यानी कोयला का कि एलपीजी का? कोयला का। तो कहते हैं सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। सही कि गलत? SO2 एंड NO2। यूपीएससी 2023 का सवाल है इस बार। यूपीएससी 2023 में यही क्वेश्चन, एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन है वो यही था। बाकी तो कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन पूछता है वो, लेकिन एगो जो नॉर्मल क्वेश्चन था वो यही था। SO2 एंड NO2, SO2 या NO2, तो या वाला नहीं होगा, क्या वाला होगा? एंड वाला। कहते हैं चला सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीयमान ज्यादा और ज्वलन ताप कौन? ज्वलन, जैसे देखो गैस, हम बोले थे क्या तुमको? ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा किसका?
ऊष्मीयमान सबसे चला। अब वो जमाना है कि जब कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर आप सही तरीके से जान लीजिएगा तो कथन निष्कर्ष वाला बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। गैस सबसे ज्यादा, द्रव उससे कम, और ठोस सबसे कम। और ज्वलन ताप क्या होता है? ज्वलन ताप सबसे ज्यादा किसका? ठोस का। उससे कम किसका? द्रव नहीं रे, द्रव का। और सबसे कम गैस का। तो जिसका ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा होता है उसका ज्वलन ताप सबसे कम। ऊष्मीयमान ज्यादा तथा ज्वलन ताप कम। ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीयमान ज्यादा होगा तो ज्वलन ताप क्या होगा? सही कि गलत? अगर ऊष्मीयमान ज्यादा है तो ज्वलन ताप क्या है? कम। बोलो न रे, लिख लिया? हो गया? किसी व्यक्ति को कपड़ा में आग लगने की स्थिति में उसे कंबल से ढकना चाहिए या कि कार्बन डाइऑक्साइड का घोल छिड़कना चाहिए? क्योंकि हम बोले थे चला कार्बन डाइऑक्साइड होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। और अम्लीय होगा चला तो ये अधिक तीक्ष्ण होगा और ज्यादा जलन महसूस होगा। मशीन वगैरह पे अगर आग लगता है कहीं पर तो वहां डाल सकते हैं, क्योंकि मशीन को तो अम्लीयता का बोध नहीं होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आग लग गया, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, आपको ऑप्शन में देगा व्यक्ति को आग लग गया, क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, कंबल डालेंगे? कंबल डालेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। और कहते हैं कि भैया चींटी अगर मधुमक्खी का डंक मार दिया तो छार डालेंगे क्या? अम्ल? अम्ल। मधुमक्खी के डंक में चला ऑलरेडी अम्ल आता है, फॉर्मिक एसिड, और अम्ल डाल दोगे तो बढ़ जाएगा। क्षार डालना होगा, क्षार में भी दुर्बल क्षार डालना होगा, क्योंकि क्षार तीखा होता है। और दुर्बल क्षार कौन है? NaHCO3 के NaOH। NaHCO3, NaOH प्रबल क्षार है। कौन क्षार है? लिख लो, मधुमक्खी के डंक मारने पर, मधुमक्खी के डंक मारने पर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड मांसपेशियों में चला जाता है। फॉर्मिक एसिड मांसपेशियों में चला जाता है, जिसको उदासीन करने के लिए, जिसको उदासीन करने के लिए दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। दुर्बल क्षार सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है, ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। या लिख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाला जाता है। अच्छा, किसी मशीन में अगर आग लग जाए तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डाल सकते हैं, लेकिन चला अगर किसी व्यक्ति में आग लगे तो क्या करना है? कंबल से ढक देना है। तो उससे क्या होगा? एक तो ऑक्सीजन के संपर्क से हटेगा और दूसरा ईंधन का ताप क्या करेगा? कम करेगा। तो कहते हैं किसी व्यक्ति को के कपड़ा में आग लगने की स्थिति में उसे कंबल से ढकना चाहिए, या न कि अग्निशामक का उपयोग। इसमें उपस्थित अम्ल क्षार त्वचा के लिए क्या है? तब पता चला केकरो व्यक्ति में आग लग गया, वहां से उस सिलेंडर उठा के ओकरा पे स्प्रे मार दिया, साला बबरायर बबरायर काटेगा। वहां रख ले सिलेंडर, हेने भी रखल होगा। तो चला पता चला कि अब डाल दिया तो वो आदमी जो है गड़बड़ा जाएगा। क्या करना है उसको? कंबल से तत्काल उसको ढक देना चाहिए। अगर कंबल कहेगा कंबल नहीं मिलेगा तब सर किसी भी कपड़े से ढक देना है, ताकि ऑक्सीजन का संपर्क, किसी भी मतलब पॉलिस्टर से नहीं ढक देना,
लड़की का कपड़ा तो एकदम नहीं यूज करना है, इसलिए कि ये लोग सूती वस्त्र कम और पॉलिस्टर नायलॉन ज्यादा पहनते हैं। लड़का सबके शर्ट सूती वस्त्र होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम ज्वलनशील कौन वस्त्र है? सूती। वनोन्मूलन का